नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उस बुलेटिन में जिसका नाम है प्राइम एट 4। प्राइम एट 4 में आप तमाम वो खबरें देखते हैं जिनमें प्राइम टाइम में बड़ा होने का, छा जाने का मादा होता है। सबसे पहले आज की फोकस खबरें आपको बता दूं। आज आपको दिखाऊंगा दिल्ली में चुनाव और मिल्कीपुर में दांव की तारीख आ गई। क्या क्या है, संभल पर नया कलेश कैसे होगा, हुआ योगी वर्सेस अखिलेश, ये भी आपको दिखाऊंगा। एक भारत पोल, क्राइम टोटल कंट्रोल, क्या है ये खबर आपके सामने रखूंगा। बर्फ से जम गए पहाड़, मैदानों में कहां कहां हालत है खराब, ये भी आज आपके सामने होगा प्राइम एट 4 में। लेकिन पहले ये खबर, दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। दिल्ली में 5 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। दिल्ली की सभी 70 सीटों पर वोटिंग होगी इस दिन। दिल्ली में 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। 8 तारीख को दिल्ली के नतीजे, एक ही दिन में सभी सीटों पर वोटिंग। 5 फरवरी को पोल होगा और इसके 3 दिन बाद 8 तारीख को नतीजे आएंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया, दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान और 8 फरवरी, और उधर अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की तारीख का भी ऐलान हो गया। यहां पर भी वोटिंग 5 फरवरी को होगी और नतीजा 8 फरवरी के दिन आएगा। यूपी की मिल्कीपुर विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के इस्तीफे के बाद से खाली पड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर हाल ही में उपचुनाव संपन्न हुए। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट का मामला कोर्ट में होने के कारण चुनाव नहीं हो पाया था। भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों ने ही यहां पूरी ताकत झोंकी हुई है, क्योंकि यह समझा जा रहा है कि यहां पर हुई जीत या हार का एक बड़ा सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस होने वाला है। मिल्कीपुर में 5 फरवरी को मतदान और 8 फरवरी को मतगणना है। और इधर देखिए, सीएम आतिशी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। केंद्र सरकार ने मेरा सरकारी आवास छीना, आतिशी ने कहा। 3 महीने में दूसरी बार सीएम आवास से बाहर किया गया। चिट्ठी भेजकर आवास अलॉटमेंट कैंसिल किया। सीएम आवास से मेरा सामान सड़क पर फेंक दिया गया। इनको लगता है ये हमारे काम को रोक देंगे। घर छीनने से काम नहीं रुकेगा, जरूरत पड़ी तो दिल्ली वालों के घर में रहूंगी। हम दिल्ली वालों के काम को लेकर रुकने नहीं देंगे, कहा आतिशी ने। दिल्ली के चुनाव की घोषणा हुई है और दिल्ली के चुनाव की घोषणा जिस दिन होती है उससे पिछली रात को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने जो मेरा सरकारी आवास है, जो मुख्यमंत्री आवास है, जो मुझे अलॉट हुआ है मुख्यमंत्री होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने मुझे 3 महीने में दूसरी बार उस मुख्यमंत्री आवास से निकालकर बाहर फेंक दिया। चिट्ठी भेजकर मुख्यमंत्री आवास का अलॉटमेंट कैंसिल किया और मुख्यमंत्री आवास एक चुनी हुई सरकार की चुनी हुई मुख्यमंत्री 3 महीने पहले भी इन्होंने यही किया था। जब मैं मुख्यमंत्री बनी, वीरेंद्र सचदेवा का संजय सिंह और राघव चड्ढा पर बड़ा आरोप। आम आदमी पार्टी नेताओं पर चुनाव अफसरों को धमकाने का आरोप लगाया। दरअसल नई दिल्ली जिला चुनाव अधिकारी ने दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी को पत्र लिखा है। पत्र में आम आदमी पार्टी नेताओं पर मतदाता सूची से नाम हटाने और जोड़ने के मसले पर अधिकारियों को धमकी देने का आरोप लगाया गया है। इसी के बाद बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमला बोल रही। पिछले 3 महीनों से हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि दिल्ली के मतदान को प्रभावित करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार कर रही है। और मैंने जब बार बार कहा कि 21, 28, 29 और 3 ये 4 दिन ऐसे हैं जिसमें 3 दिन सरकारी छुट्टी है, उसी दिन राघव चड्ढा और संजय सिंह जाकर धमकाने का काम करते हैं चुनाव आयोग के अधिकारियों को। आप समझ लीजिए कि इनकी ज़मीन कितनी खिसकी हुई है। दिल्ली में निर्भीक रूप से मतदान हो, निष्पक्ष मतदान हो, ये सब दिल्ली वाले चाहते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल से मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों नहीं दिल्ली में जो मतदाता जिनके मकान टूट गए, झुग्गियाँ उठ के चली गई, 3-3 साल हो गए, उन मतदाताओं को रोकने का क्यों, कारण क्या है? बीजेपी के आरोपों पर संजय सिंह का पलटवार। अधिकारी से मिलने को धमकी क्यों बताया जा रहा है? संजय सिंह ने कहा, ऐसे अधिकारियों से 100 बार मिलना पड़ेगा। जो अधिकारी मिलने को धमकी बताएंगे वो चुनाव कैसे कराएंगे? चुनाव आयोग को देखना चाहिए। सर, जो मिलने को धमकी बता रहे हैं, ये क्या चुनाव कराएंगे?
हम तो पॉलिटिकल पार्टियां 100 बार मिलना पड़ेगा अधिकारियों से। जो अधिकारी मिलने को धमकी बताएगा तो मतलब अजीब हाल है। ये कैसे चुनाव कराएगा? ये चुनाव आयोग को देखना चाहिए भाई। डीएम को थोड़ी चुनाव लड़ना है, वो थोड़ी कोई नेता है, उसको तो चुनाव कराने की जिम्मेदारी है ना। तो चुनाव कराने में निष्पक्षता हो, कहीं गड़बड़ी ना हो, उसके संबंध में कोई शिकायत होगी उसी से तो मिलेंगे। किससे जाके मिलेंगे? और मिलने को कह रहा है धमकी दे रहा है, ये तो फिर अजीब बात हो जाएगी। तो फिर तो चुनाव जितने भी अधिकारी करा रहे हैं उनसे कोई बात ही नहीं कर सकता किसी पॉलिटिकल पार्टी का नेता। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया है। दिल्ली चुनाव को लेकर यह कैंपेन सॉन्ग लॉन्च हुआ। कैंपेन सॉन्ग, इसका थीम देखिए, फिर लाएंगे केजरीवाल। गाने में दिल्ली सरकार की योजनाओं का बखान भी है। कैंपेन सॉन्ग लॉन्च के मौके पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली और देश के लोगों को यह गाना समर्पित है। शादियों में, बर्थडे में इस गाने को बजाइए। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर तंज करते हुए कहा कि देश में गाली गलौज पार्टी है, उसे भी ये गाना पसंद आएगा। वो कमरे में बंद होकर ही, लेकिन इसे सुने जरूर और चाहे तो थिरक भी ले। फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे। आज गाना हम इसे दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों को समर्पित करते हैं। इसे खूब प्रचार कीजिए, इस पे डांस कीजिए, शादियों में, बर्थडे में इसको खूब बजाइए। और जो एक हमारे देश की पार्टी है, गाली गलौज पार्टी, कौन सी है? तो हमारे देश की जो गाली गलौज पार्टी है, उसके नेता भी, मैं जानता हूं उन्हें भी गाना पसंद आएगा। वो भी अगर चाहें तो अपने घर में कमरा बंद करके अंदर से इसको गाने को चला सकते हैं और उस पर थिरक सकते हैं, कोई देख नहीं रहा। और अगली खबर, प्राइम एट 4 महाकुंभ की जमीन पर वक्फ के दावे पर शंकराचार्य का बयान सामने आया है। अगर मुस्लिम पक्ष के पास प्रमाण थे तो पेश क्यों नहीं किए? कुंभ युगों से लगता आ रहा है। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा, मस्जिदों के नीचे मंदिर के प्रमाण मिल रहे हैं। मंदिर के प्रमाण मिलने से मुस्लिम पक्ष बौखला गया है और ऐसी बातें कर रहा है। कहने में कोई बाधा तो है नहीं, लेकिन जो कुछ कहा जाए उसको प्रमाणित करना चाहिए। हम लोग यही तो चाहते हैं कि जिसके बारे में मन में कोई बात हो उसको बोला जाए। मस्जिदों के माफ कीजिएगा, यहाँ ये सुधार मैं करता चलूं कि ये स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने, शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने ये बात कही है कि जब मस्जिदों के नीचे से मंदिर के प्रमाण मिल रहे हैं तो ये लोग बौखलाए हुए हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं कि कुंभ की जो जमीन है वो भी वक्फ की है। बहरहाल, यौन शोषण मामले में आसाराम बापू को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत। मेडिकल ग्राउंड पर 31 मार्च तक अंतरिम जमानत मिली है। 2013 के रेप केस मामले में अंतरिम जमानत मिली है। अदालत ने कहा कि 86 वर्षीय आसाराम हृदय रोग के अलावा उम्र संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं। गांधीनगर कोर्ट की तरफ से 2023 में दी गई आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ आसाराम ने शीर्ष अदालत में अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर गुजरात सरकार से जवाब मांगा था। अदालत ने कहा था कि वो मामले को केवल मेडिकल ग्राउंड पर देखेगा। इसके पहले 29 अगस्त 2024 को गुजरात हाई कोर्ट ने आसाराम की याचिका खारिज कर दी। आसाराम को जमानत देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा, यह भी जरा देखिए। सबूतों से वो छेड़छाड़ ना करें, अनुयायियों से उनकी मुलाकात नहीं होगी, कानूनी कार्रवाई में किसी तरीके का हस्तक्षेप वो ना करें, ये वो शर्तें। बाघिन का रास्ता रोकने पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। नागपुर के उमरेठ में टूरिस्ट ने रोका था रास्ता। 31 दिसंबर को टूरिस्ट ने बाघिन का रास्ता रोका था। काफी देर तक बाघिन फंसी रही थी। बाघिन और उसके शावक के फंसे होने के मामले में 4 सफारी ड्राइवर और गाइड निलंबित किए गए हैं। सफारी ड्राइवर पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगा है। जानकारी के मुताबिक 31 दिसंबर को नागपुर के करीब सफारी टूरिस्ट ने फोटो और वीडियो लेने के चक्कर में काफी देर तक बाघिन और उसके 2 शावकों को रोके रखा, लेकिन इस वीडियो के वायरल होने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया। मामले में 4 सफारी ड्राइवर और गाइड को 3 महीने के लिए निलंबित किया गया। ड्राइवर पर 25,000 रुपए और गाइड्स पर 1,000 का जुर्माना भी लगाया गया। एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की कार्रवाई। 29 लाख के सोने के बटन जब्त किए गए। फीमेल ड्रेस से अधिकारियों को मिले ये सोने के बटन। जेद्दा से भारत लौटा था एक यात्री। जेद्दा से भारत, आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट से
सोने की तस्करी, ये इसको करने वाले बड़े सारे जरायम पेशा लोग हैं और इस पर कस्टम विभाग की भी पैनी निगाहें रहती हैं। आपने अक्सर देखा कि बॉडी पार्ट्स में अलग अलग छिपाकर, अलग अलग जगह छिपाकर कई बार लाने की कोशिश की गई। कई बार गहनों को दिखाकर कि जो पहने हुए गहने हैं वो असल में मेरे गहने हैं, ये बताकर बहुत सारा सोना लाने की कोशिश की गई। और अब यहाँ इसी तरीके से ये बटन लगाए गए, ये जो बटन टांके गए थे कपड़ों में, ये सोने के बटन थे, लेकिन कस्टम की चौकसी से ये भी वक्त रहते पकड़ा गया। सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न्स जो हैं वो लगातार चल रहे हैं। थ्रेट परसेप्शन बढ़ा हुआ होने की वजह से सुरक्षा और बढ़ाई गई है। गैलेक्सी जो उनका अपार्टमेंट है उसकी बालकनी में बुलेट प्रूफ ग्लासेस लगाए गए हैं। नए हाईटेक सीसीटीवी कैमरे भी इंस्टॉल किए गए हैं। मुंबई में सलमान खान के अपार्टमेंट की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। कुछ दिनों से सलमान खान के घर में काम चल रहा था, अब उनकी बालकनी की तस्वीरें सामने आई हैं। इस वीडियो में बालकनी को बुलेट प्रूफ ग्लास से सुरक्षित दिखाया गया है। पिछले कुछ महीनों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिल रही धमकियों के बीच सलमान खान की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। जहां मुंबई पुलिस ने बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में अपनी चार्जशीट फाइल की है, तो वहीं दूसरी तरफ अब सलमान खान के बांद्रा स्थित घर पर भी रेनोवेशन का काम चल रहा है। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है। खासतौर पर आप देखेंगे यहाँ पर जो मजदूर हैं वो अभी भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि खासतौर से जो बालकनी एरिया है वहां पर ये बुलेट प्रूफ एक विंडो जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल की जा रही है, क्योंकि सलमान खान अक्सर अपने फैंस को मिलने के लिए, उनका अभिवादन स्वीकार करने के लिए इसी बालकनी पर आते हैं और अपने फैंस को अपना दीदार दिखाते हैं। उसके बाद में वो अंदर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा को लेकर के एक बड़ा सवालिया निशान था। यही वो बिल्डिंग है, यही वो बालकनी है जिसे कुछ समय पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर्स की तरफ से निशाना बनाया गया था। और यही वजह है कि अब यहाँ पर बुलेट प्रूफ एक ग्लास जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल की जा रही है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि चूंकि ये फर्स्ट फ्लोर पे ही बालकनी, इसीलिए नीचे जो फेंसिंग है आपको नई फेंसिंग यहाँ दिखाई देगी, ताकि कोई जो है उस दीवार पे चढ़ करके कहीं बालकनी तक पहुंचने की कोशिश ना करे। साथ ही साथ फेंसिंग के अलावा यहाँ पर कुछ नए हाईटेक कैमरास जो है, सीसीटीवी कैमरा, वो इंस्टॉल किए गए हैं। कुल मिलाकर के जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे मजबूत करने का काम किया जाएगा। और अगली खबर यह कि अपराध पर लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार ने मेगा प्लान पर विचार किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया है। इंटरपोल की तर्ज पर देश का भारत पोल पोर्टल लॉन्च हुआ है। बहुत मेहनत के बाद ये पोर्टल बनाया गया है। ये कहा गृहमंत्री ने, देश की सभी एजेंसियां मिलकर इसके तहत काम करेंगी। भारत पोल हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टिगेशन को एक अलग युग में ले जाने वाली एक शुरुआत है। एक प्रकार से अब तक इंटरपोल के साथ काम करने के लिए एक ही एजेंसी नामित थी, सीबीआई। मगर भारत पोल की संरचना होने के साथ भारत की हर एजेंसी, हर राज्य की पुलिस अपने आप को बहुत सरलता के साथ इंटरपोल के साथ कनेक्ट कर पाएगी और सीधा गति अपने इन्वेस्टिगेशन को देने में उनको बहुत सहायता होगी। भारत पोल क्या है ये भी जरा जल्दी से देख लीजिए। भारत पोल की तर्ज पर, असल में भारत पोल जो है इंटरपोल की तर्ज पर बनाया गया है। हर राज्य की पुलिस सीधे इंटरपोल से कनेक्टेड रहेगी। एक ही पोर्टल पर सभी अपराधियों की जानकारियां मिल पाएंगी। सूचना साझा करने में एजेंसियों को आसानी रहेगी, कोऑर्डिनेशन आसान रहेगा, अपराधियों पर शिकंजा कसना आसान हो जाएगा। विदेशों में छिपे अपराधियों को दबोचना भी इसके जरिए पहले से आसान हो जाएगा। समाजवादी पार्टी ने संभल हिंसा पर रिपोर्ट जारी की है। अखिलेश ने संभल हिंसा को लेकर कहा कि वहां सरकार क्या छिपाना चाह रही थी कि नेताओं को जाने नहीं दिया गया और फिर बाद में उन्हें जाने दिया गया। अखिलेश यादव ने बीजेपी को हृदयहीन दल बताया। अखिलेश ने कहा कि संभल घटना नहीं थी, बल्कि बहुत बड़ी सोची समझी एक साजिश और षड्यंत्र था। संभल के लोगों से बातचीत करना चाहते थे, सरकार ने पाबंदी लगा दी। ये लोग दिल्ली से, लखनऊ से जाने के लिए तैयार हुए, पुलिस प्रशासन ने उन्हें नहीं जाने दिया। जब दूसरी बार गए तो वही प्रशासन और शासन ने जाने दिया। तो ये बात समझ में नहीं आती कि आखिरकार सरकार क्या छिपाना चाहती थी, जिसकी वजह से डेलीगेशन को नहीं जाने दे रहे थे। अखिलेश के आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी का पलटवार। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने बोला, हमला संभल के सच को स्वीकार नहीं करना चाहते अखिलेश। मजहबी तुष्टीकरण के कारण पत्थरबाजों के साथ खड़े हुए हैं।
सपा सरकार होती तो संभल में महीनों दंगा होता रहता। संभल के अराजक तत्वों पर अखिलेश के बोल नहीं फूट रहे। अखिलेश जी संभल के सच को स्वीकार नहीं कर पा रहे। संभल की खुदाई से जो तथ्य निकल करके आ रहे हैं उसको स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। मजहबी वोट बैंक के तुष्टीकरण ने अखिलेश जी को इतना अंधा कर दिया है कि वो संभल की डेमोग्राफी के चेंज को भी आज महसूस नहीं करना चाहते। संभल में संविधान के तहत बनी हुई न्यायपालिका के आदेश को पत्थरों से कैसे चुनौती दी गई उसको लेकर के एक बार अखिलेश जी के मुंह से बोल नहीं फूटे। वो उन पत्थरबाजों के अराजक तत्वों के समर्थन में खड़े हैं। एचएमपीवी के मामले में अब सरकार अलर्ट है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने हालात की समीक्षा की है। संक्रमण के बढ़ते मामलों पर सरकार की निगरानी है। केंद्र ने सभी राज्यों के लिए गाइडलाइन भी जारी की है। राज्यों को जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने का आदेश दिया है। एचएमपी वायरस को लेकर ब्रजेश पाठक ने क्या कहा है, जो कि स्वास्थ्य महकमा भी देख रहे हैं, डिप्टी सीएम भी हैं उत्तर प्रदेश के। उन्होंने कहा है पैनिक करने की जरूरत नहीं है, सरकार निगाह बनाए हुए है। देश में एचएमपीवी के बढ़ते खतरे को देखते हुए यूपी सरकार सतर्क है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि सरकार पूरी तरह से तैयार है और किसी भी तरह की घबराहट की आवश्यकता नहीं। हमारी विशेषज्ञों से बात हुई है, कोई चिंता की बात नहीं है। सरकार पूरी तरह से सतर्क है और कहीं कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं। स्थितियां पूरी तरह से सरकार सतर्कता के साथ नजर बनाए हुए है और कोई चिंता की बात नहीं। मौसम और उसका सितम। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एवलांच आ गया। बर्फीला तूफान आने से क्या स्थिति बनी मैं आपको दिखाता हूं, देखिए जरा। एवलांच की तस्वीरें सैलानियों ने बनाई हैं। एवलांच का असर तो खासा रहा, लेकिन राहत की बात यह है कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। बर्फीले पहाड़ दरकते हैं तो फिर बर्फीला तूफान आता है। लॉन्च जो कि ऊपर से नीचे की तरफ आता है और ढलान में जो कुछ भी सामने उसके आता है वो उसको अपने साथ उड़ा ले जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर, अगर आप इस पहाड़ी को, क्योंकि ये कैमोफ्लेज हो रहा है, वो तूफान भी जो है, वो एवलांच जो है, वो नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई तो दे रहा है, लेकिन क्योंकि पीछे बैकग्राउंड भी व्हाइट है इसलिए इतना क्लियर नहीं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा पहाड़ कहां से दरक रहा है। गुलमर्ग कोंगडोरी में आ गया। अभी आप लाइव विजुअल्स में देख सकते हैं गुलमर्ग कोंगडोरी। श्रीनगर में तेज बर्फबारी जारी है। -9 तक टेम्परेचर पहुंच गया है। श्रीनगर करगिल राजमार्ग पर जमी हुई है कई फीट बर्फ और सड़क से बर्फ को हटाने के काम में लगातार बीआरओ की टीमें जुटी हुई। कश्मीर घाटी, खासतौर पर कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में पिछले 48 घंटों से जो बर्फबारी हुई है उसके बाद कश्मीर के मौसम में बेहतरी देखने को मिल रही है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में कश्मीर में फिर एक बार शीतलहर जो है वो बढ़ सकती है। हम इस समय श्रीनगर में हैं और मेरे सहयोगी शफीक आपको श्रीनगर के रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स की तस्वीरें दिखाएंगे। ये गोल्फ कोर्स जो है बर्फबारी के बाद काफी खूबसूरत नजर आ रहा है और इसी तरह की तस्वीरें आप कश्मीर घाटी के अलग अलग हिस्सों में देख सकते हैं। बर्फबारी जो कश्मीर घाटी में हुई थी, खासतौर पर जो पहाड़ी इलाके हैं उत्तरी कश्मीर के बारामूला और कुपवाड़ा में भारी बर्फबारी देखने को मिल रही थी और श्रीनगर के सहित जो सोनमर्ग और गुलमर्ग जो कि प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट्स है वहां पर भी भारी बर्फबारी हुई थी, जिसके बाद अब प्रशासन ने काफी ज्यादा स्टेप्स जो उठाए हैं